फोर क्या लिखा है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, बेटा देखो इसका मतलब एकदम आसान सा है। गणितीय आगमन मतलब गणित जहाँ से इंडक्ट हुई है, गणित को जहाँ से लाया गया है, उसके बेसिक प्रिंसिपल, उसके फॉर्मूला जो है वो कहाँ से बने हुए हैं, इन सब के बारे में हमें इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। लेकिन उससे पहले देखना बेटा क्या है, मैं आपको दो वर्ड पढ़ाता हूं इसमें लिखे हुए किताब के अंदर क्या क्या। एक तो लिखा है कथन। ये कथन क्या होता है, पहले तो हम इसको समझते हैं कि कथन क्या होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर अपने पास दो टर्म्स होते हैं बेटा, एक तो होता है वाक्य और एक होता है कथन, सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। एक को बोलते हैं सेंटेंस और एक को बोलते हैं स्टेटमेंट। अब वाक्य और कथन में अंतर क्या है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे। तो सुनना बेटा, ये होता क्या है वाक्य और कथन। यदि किसी कथन की यदि किसी आपके पास कोई भी कुछ भी बोला जा रहा है, उसके आप सत्यता और असत्यता के बारे में पता लगा सकते हो। आप ये पता लगा सकते हो कि जो बात बोली जा रही है वो सत्य है या असत्य है। अगर आप ये पता कर पा रहे हो कि वो सत्य है या असत्य, तब तो वो जो बात आप बोल रहे हैं वो क्या होगा आपके पास, वो कथन होगा। लेकिन जिसकी सत्यता और असत्यता के बारे में आप बता नहीं सकते हो, है ना, तब वो क्या कहलाएगा, वाक्य। कुछ भी आप अपने मुंह से बोल देते हैं वो सब क्या है, वाक्य है। कुछ भी आप अपने मुंह से बोल रहे हैं वो सब क्या है, वाक्य है। लेकिन उन्हीं वाक्यों में यदि हम उस वाक्य का सत्य व असत्य के बारे में बता सकते हो तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, कथन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। क्या इस बात का, इस वाक्य की सत्यता और असत्यता बता सकते हैं क्या, कि सर ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सत्य है, और इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये वाक्य कथन कहलाएगा। जिसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि वो सत्य है और असत्य, वो क्या कहलाता है। अब हम ऐसे बोल दें कि जंगल का राजा शेर दूध देता है, तो हमें पता है शेर कभी दूध नहीं देता, तो इसकी हम पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूं वाक्य, वो वाक्य क्या है, असत्य। और जिसका सत्यता और असत्यता के बारे में हम बता सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपका कथन कहलाता है। जैसे मैंने कहा एक गिलास पानी दीजिए, मैंने कहा एक गिलास पानी दीजिए। अब इसकी सत्यता असत्यता बताओगे क्या, नहीं बता सकते। कि मैंने कहा एक गिलास पानी दीजिए, है ना, तुम खड़े हो जाओ, है ना, बाहर जाओ, है ना, ये सब जो है इनकी सत्यता और असत्यता के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो जिसकी सत्यता और असत्यता के बारे में हम नहीं बता सकते हैं वो केवल वाक्य होते हैं, और जिनकी सत्यता और असत्यता के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि लड़कों की एक क्लास में ये दो लड़के आपस में बहन हैं, तो हमें पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ, असत्य बोल रहा हूँ, तो ये वाक्य भी क्या कहलाएगा, कथन कहलाएगा। जिसकी सत्यता और असत्यता के बारे में हम बता सकते, जैसे मैंने कहा गाय एक दुधारू पशु है ना, तो गाय दूध देती है मतलब वो दुधारू है ना, तो गाय एक दुधारू पशु है, ये बात मैंने सही बोली है, इसलिए ये भी क्या है, कथन है। भले वो बात सत्य हो भले ही असत्य है, अगर ये पता कर पा रहे हैं कि वो सत्य है या असत्य है, तब वो वाक्य जो है वो क्या बन जाता है, कथन बन जाता है। अब बेटा आगे चलते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत पर। ध्यान से देखना, पहले थोड़ा सा बुक का पढ़ लेते हैं। बुक ने क्या कहा है कि गणितीय चिंतन का एक आधारभूत सिद्धांत निगमनिक तर्क है। अब ये निगमनिक तर्क क्या है इसको समझते हैं। निगमनिक का मतलब होता है यदि कई वाक्य मिलकर किसी वाक्य की सत्यता या असत्यता के बारे में बता दे। कई वाक्य मिलकर, कोई दो सत्य वाक्य मिलकर क्या कर दे, एक तीसरा सत्य वाक्य बना दे, उसके कहते जो जिनसे बनता है वो तो क्या कहलाता है, आगमनिक, और जो मिला है उसे कहते हैं निगमनिक। जिनसे वो आता है उसे आगमनिक, और जिनसे वो बनता है वो क्या होता है, निगमनिक। जैसे मैंने कहा आप कि भगवान राम हमारे पूज्य है, भगवान राम मैंने कहा दशरथ पुत्र राम है,
दशरथ पुत्र राम है, राम हमारे पूज्य। मैंने दो वाक्य लिखे। पहला वाक्य मैंने क्या बोला कि दशरथ पुत्र राम है। दशरथ भगवान राम जो है वो दशरथ जी के पुत्र हैं, तो दशरथ पुत्र राम है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन, राम हमारे लिए पूजनीय है। तो इन दोनों वाक्यों को यदि मैं मिला दूं तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, दशरथ पुत्र राम पूजनीय है। इन दोनों को मैंने मिला तो वो दो ऊपर वाले जो वाक्य थे उनसे तीसरा वाला वाक्य बना है। तो जो पहले वाले दो वाक्य थे उनको तो क्या बोला जाता है, आगमनिक, और जो मिला है उसको क्या बोला जाता है, निगमनिक। जैसे बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे कि सुकरात एक मनुष्य है, सुकरात एक मनुष्य है और सभी मनुष्य मरणशील है। उन्होंने कहा सुकरात तो एक मनुष्य है और सभी मनुष्य मरणशील है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुकरात मरणशील है। क्यों मनुष्य है और मनुष्य मरणशील होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सुकरात जो है वो क्या है, मरणशील है। तो ये तीसरा वाक्य जो है ये इन दोनों से क्या आया है, इसलिए तीसरा वाक्य, पहला और दूसरा वाक्य जो है वो तीसरे की सत्यता को स्थापित करता है, इसलिए इस तीसरे वाक्य को हम कहते हैं निगमनिक, और जिनसे ये आया है उनको कहते हैं आगमनिक। आगे देखना, लिखा है यदि कथन ए और बी सत्य है ना, तो सी की सत्यता स्थापित है। इस सरल उदाहरण को गणितीय बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 8 2 से भाज्य है, 8 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य कोई संख्या सम संख्या है, इसलिए 8 एक सम संख्या। देखो इन दोनों वाक्यों से पहले हमने कहा 8 2 से भाज्य है, और जो भाज्य होती है 2 से वो सम होती है, इसका मतलब 8 जो है वो क्या है, सम संख्या है। तो इन दोनों से हमने तीसरा वाक्य बनाया है ना, तो ये तीसरा वाक्य क्या कहलाएगा, निगमनिक, और ये दोनों जो है ये क्या कहलाएंगे, इसके आगमनिक। पहले किताब वाला थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। लिखा है इस प्रकार संक्षेप में निगमन एक प्रक्रिया है। निगमन मतलब ये, निगमन एक प्रक्रिया है जो हमें मिला है, जिसमें एक कथन सिद्ध करने को दिया जाता है। अब हमें यह सिद्ध करने को दिया जाए, ये निगमनिक है ना, हमें यह सिद्ध करने को दिया, तो हम क्या कैसे सिद्ध करेंगे, पहले लिखेंगे 8 2 से भाज्य है और 2 से भाज्य संख्या सम होती है, इसलिए हम कह देंगे 8 क्या है, सम संख्या है। तो लिखा है इस प्रकार संक्षेप में निगमन, निगमन का मतलब बहुत आसान है, जो हमें मिलता है, जो हम काम में लेते हैं वो तो क्या होता है, आगमन, जिसकी वजह से आया है, और आने की वजह से वो मिलकर कुछ रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट आपका क्या कहलाता है, निगमन कहलाता है। जिसमें एक कथन सिद्ध करने को दिया, जैसे गणित में प्राय एक अनुमानित कथन, कंजेक्चर है ना, कंजेक्चर कहते हैं इसे, अनुमानित कथन अथवा प्रमेय कहते हैं। तर्क संगत निगमन के चरण प्राप्त किए जाते हैं, उत्पत्ति स्थापित की जाएगी, कोई काम की बात नहीं। आगे चलते हैं। अब यहां से वो देखो आपको एक नई चीज बता रहा है, देखो क्या कि निगमन के विपरीत, निगमन के विपरीत, यहां पर पढ़ना बेटा ये पैराग्राफ लिखा है, निगमन के विपरीत आगमन तर्क प्रत्येक स्थिति के अध्ययन पर आधारित होता है ना। निगमन तो क्या होता है, दो अलग अलग कथनों, कई कथनों से मिलकर एक रिजल्ट हम निकालते हैं, उसे कहते हैं निगमन। लेकिन आगमन क्या है, वो अपने आप में क्या है, एक कथन है। लिखा है आगमन तर्क प्रत्येक स्थिति के अध्ययन पर आधारित होता है, वो प्रत्येक कथन पर ही आधारित होता है। क्यों, आगमन वाले वाक्य होते हैं उनसे क्या बनता है, निगमन वाला वाक्य। तो जो ऊपर वाले वाक्य जैसे सुकरात मनुष्य है, तो ये अपने आप में क्या, ये इससे निगमन मिलेगा, तो ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाता है, आगमन का। देखते कैसे, प्रत्येक स्थिति के अध्ययन पर आधारित होता है तथा इसमें प्रत्येक एवं हर संभव स्थिति को ध्यान में रखते हुए घटनाओं के निरीक्षण द्वारा एक अनुमानित कथन विकसित किया जाता है। इसको गणित में प्राय प्रयोग किया जाता है तथा वैज्ञानिक चिंतन, जहां आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण मानक होता है, का यह मुख्य आधार है। बेटा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा सब, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आगमन शब्द का अर्थ विशिष्ट स्थितियों या तथ्यों से व्यापकीकरण करने से है। कि आगमन है क्या, कोई विशिष्ट प्रकार की स्थितियां हैं या तथ्य है, उनको हमें क्या कर देना है, व्यापक बना देना है, उसको ब्रॉड बना देना है। कैसे, आगे देखते रहते हैं, फिर मैं समझाऊंगा बेटा, बहुत आसान है। पहले किताब वाला देख लेते हैं, किताब में क्या क्या लिखा है। अब ये क्या लिख रहा है कि बीज गणित में या गणित की अन्य शाखाओं में, ये इंपॉर्टेंट बात है ये जो लिखी है, बीज गणित या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है।
ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इसी विशिष्ट तकनीक को हम क्या नाम देते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बुक में जो कहा था वो हमने देख लिया है, अब मैं बताता हूं किताब में क्या कहा है कि बीज गणित में या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं जिन्हें धन पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो आपको पता है कि आगे चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एक ऐसा परिणाम है जिससे n की धन पूर्णांक, अभी तो मैंने व्यक्त नहीं किया है लेकिन इसका अंतिम पद हमें पता है क्या हो गया, n स्क्वायर, ऐसे n के पदों में व्यक्त किया जाए। तो ऐसे कथन, इसको सिद्ध करने के लिए जैसे मान लो इसका मान होता है, एक बार तो मैं आपको लिख देता हूं, n+1 2n+1 अपॉन 6, इसका मान ये होता है। तो देखो क्या है कि इस पर इसका जो रिजल्ट आया है वो है। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम जिस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे उस सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। बेटा ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ फॉर्मूला को प्रूफ करने की एक टेक्निक है ना। ऐसे फॉर्मूला जिनमें n आता है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, क्या समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको अगर इसको प्रूफ करना है, क्या इसमें n है, क्या है ना, इसमें n है, तो इसको अगर प्रूफ करना है कि समांतर श्रेणी के n पदों, प्रथम n पदों का योगफल ये होता है, तो इसको सिद्ध करने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत का। तो बहुत सिंपल सी बात है, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है कि कुछ फॉर्मूला को प्रूफ करने की एक टेक्निक है ना, जिसमें n होता है। ये टेक्निक क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। किताब में तो प्रेरणा, मोटिवेशन वगैरह दे रखा है, तो हमारे छोड़ो ही मोटिवेशन, हम ऐसे मोटिवेशन बहुत है हमारे पास। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है ये लिख रखा है, ऐसे मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कैसे। सुनो जरा, अब बताता हूँ। सुनो बेटा, मैंने क्या कहा कि ये क्या है, फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला होंगे जिनमें n होगा। जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गया 1 + 2 + 3 + ... n, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n+1 अपॉन 2। अब आपको ऐसा होता है, लेकिन आपको पूछ ले कि इसको आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, ऐसे फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए टेक्निक का प्रयोग करेंगे, और वो टेक्निक जो होगी उसी टेक्निक को हम नाम क्या दे देंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो मेरे हिसाब से बच्चे समझ गए होंगे कि n में जो भी फॉर्मूला लिखा है उसको प्रूफ करने के लिए हम जिस टेक्निक का प्रयोग करेंगे वो टेक्निक जो है वो आपकी क्या कहेगी, गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब ये टेक्निक काम कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूं बेटा। ये टेक्निक जो होती है वो 3 चरणों में काम करती है। कैसे, 3 चरणों में, जिनमें पहला चरण जो होता है उसे बोलते हैं मूल चरण या फिर बोलते हैं ट्रायल मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है आगमन चरण, और तीसरा जो चरण होता है वो होता है बेटा आगमन प्रतिरूपण। इसमें बेटा जो पहला चरण है, मूल चरण, वो नाम मात्र का एक चरण है, वो कोई चरण नहीं है। इसलिए चरण नहीं है वो क्योंकि उसको देखते ही हम बता सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी चीज को देखते ही बता देते हैं कि वो, जैसे मान लो एक तो आपके सामने ऐसे बोल दिया मैंने कि मैंने आपको एक येलो कलर की टी शर्ट आपको दिखाई, मैंने कहा इसका कलर क्या है, तो आपने डायरेक्टली देखते ही बोल दिया कि सर इसका कलर क्या है, येलो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, मूल चरण या ट्रायल मेथड। देखते ही बात कर दे, देखते ही बता देना। लेकिन मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर आपके पास टी शर्ट पैक है, वो ऊपर से बॉक्स लगा है, तो अब मुझे उसकी टी शर्ट के कलर को देखने के लिए मुझे कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी। टेक्निक क्या, मुझे इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा, अनरैपिंग करनी पड़ेगी, और जैसे हम उसको अनरैप करेंगे, उसको खोलेंगे, तो हमें पता चलेगा, 1-2 स्टेप हम करेंगे, और स्टेप करने के बाद में फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, उसका कलर हमें पता चल जाएगा। तो वो 2 तरीके में, पहला तरीका आपको बता रहा हूं कौन सा, मूल चरण। मूल चरण वैसे कोई तरीका नहीं होता, ये ट्रायल मेथड है। जैसे मैंने कहा n⁴ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करते करते आपके पास आया n³ n³। तो इसको इसका फॉर्मूला होता है बेटा n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है।
अब मुझे इसको देखते ही प्रूफ करना है, तो देखते कैसे बताऊंगा। n का मतलब जानते हो ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, n का मतलब होता है पदों की संख्या। समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। तो जैसे मान लो मैंने n बराबर 1 रखा, इसका मतलब कितने पद की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक पद की। तो एक पद मतलब ये, तो मैंने इसमें n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखने में केवल इसकी बात कर रहा हूं, केवल पहले पद की। पहला पद कौन है, ये। उधर भी n बराबर 1 रखेंगे, तो आपने 1 रखा, 1 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 प्लस 1 बटा 2 होता है ना, और 2 बटा 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? तो हमने देखते ही बस n बराबर 1 रखा और देखते ही बता दे कि ये सही है या नहीं है। इसे बोलते हैं बेटा मूल चरण। मूल चरण में क्या करते हैं, इस टेक्निक को प्रूव करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत की हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, जिनमें पहला स्टेप होता है बेटा मूल चरण। अभी एक क्वेश्चन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक तो होता है मूल चरण, दूसरा होता है बेटा आगमन चरण। इसकी पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, क्लास में बताऊंगा। आगमन चरण कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या है, आगमन चरण। और तीसरा कौन सा होता है बेटा, आगमन प्रतिरूपण। यहाँ पर केवल क्वेश्चन करने की टेक्निक बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं, है ना। ये लाइफ में कहाँ पर काम आता है, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ये ऐसे ही क्यों बना, ये सब चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं केवल आपको टेक्निक बता रहा हूँ क्वेश्चन करने की। सुनना, गणितीय आगमन के सिद्धांत को हम क्या होता है कि कुछ सूत्रों को प्रूफ करने की एक विधि है जिसके अंदर n होता है, एक टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला भाग है मूल चरण, दूसरा आगमन चरण और तीसरा है आगमन प्रतिरूपण। ये बेटा एक ट्रायल मेथड है, कोई इतना वो नहीं है, ट्रायल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें n बराबर 1 रखते हैं, इसमें n बराबर 1 रखते हैं। ये है आगमन चरण। आगमन चरण में क्या करते हैं, इसमें मानते हैं कि दिया जो हमें दे रखा है वो किस पर सत्य है, वो n। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, एक बार बस सुन लो, भले समझ में नहीं आए बस सुनते रहो 2 मिनट। इसमें तो ट्रायल मेथड में बेटा क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं और इसकी सत्यता को देखते हैं। दूसरे इसमें बेटा मानते हैं, इसमें मान लेते हैं कि जो हमें सूत्र दिया गया है वो सूत्र क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें मान लेते हैं। और आपको तीसरे वाले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें सिद्ध करते हैं। इसमें मानते हैं, इसमें मानते हैं और इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें आप सिद्ध कर देते हैं। बस ये है गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे, एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको प्रूफ कराता हूं, सारे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। बस कुछ देर के लिए मेरे साथ बोर्ड पे देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ओके, देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पे, जो अभी मैंने लिखा था वही लिख देता हूं। क्या लिखा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है बेटा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है बेटा। देखो कितना आसानी से हम इसको सिद्ध कर देंगे, बोर्ड पे देखेंगे तो। मैंने क्या बताया, जब भी गणितीय आगमन सिद्धांत का क्वेश्चन हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, 3 चरणों को फॉलो करते हैं। उससे पहले बेटा हम एक बात बताते हैं कि हमारा जो कथन दे रखा है वो हमेशा के लिए क्या सही मान लेते हैं। लेकिन हम एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, मूल चरण। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है मूल चरण, और मूल चरण में करते क्या है कि सर दिए गए कथन में n बराबर 1 रख देते हैं। तो लिखेंगे क्या कि दिए गए कथन में दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर, और इसमें आप n की जगह पे 1 रखेंगे। n बराबर 1 मतलब पदों की संख्या कितनी लेनी है, 1 ही लेनी है, 1 ही पद लेना है, मतलब यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब बराबर 1 ही, उधर भी n की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 है ना, 1 का क्यूब उधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर n की जगह पे 1 रखा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे 1 मिनट बेटा, ये थोड़ा सा मिट गया, मैं सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, दिए गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, वापस लिख देना। और यहाँ पर हो गया बेटा ये 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब सुनो बेटा,
क्या करना है, दिए n बराबर 1 रख देना। तो n बराबर 1 पहले मूल चरण में ये करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होता है बेटा 1, और यहाँ पर भी आपने लिखा ये 1, 1 + 1 2 बटे में 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, बचा बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 1 बराबर 1, जो कि क्या है सत्य है। तो दोनों बराबर आ गए ना, इस लिखेंगे जो कि सत्य है। ये हो गया बेटा। उसके बाद मूल चरण के बाद में कौन सा चरण आता है, आगमन चरण। इसमें क्या कहा था बेटा, इसमें मान लेते फिक्स थ्योरी है, सब क्वेश्चन में यही थ्योरी लिखनी है। क्या मानेंगे, आगमन चरण में क्या मान लेंगे कि माना दिया गया कथन धनात्मक पूर्णांक n बराबर के, इसमें n बराबर k रखते हैं, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। कि इसमें मानते हैं, अगले में सिद्ध करेंगे के लिए सत्य है। बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है। इसमें n बराबर 1 रखते हैं तो इधर तो केवल पहला पद लेते हैं, उधर n बराबर 1 रख के देखते हैं, अगर दोनों बराबर आ जाए तो कह देते हैं जो कि सत्य है। दूसरे में मान लेते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो क्या करते हैं, दिए गए कथन में n की जगह पे k रख देते हैं। तो आपने k रखा, कितना हो गया बताना मुझे। ये आ गया बेटा आपके पास 1 का क्यूब, देखते जाओ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, और ये n की जगह क्या रख देना k, तो k का क्यूब बराबर में आपके पास आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर रख दिया बेटा। n बराबर n की जगह पे k रख दिया, इसमें कुछ नहीं करना होता। ट्रायल मेथड में तो n बराबर 1 रखना होता है, आगमन चरण के अंदर n की जगह पे आपको k रखना होता है बस। अब तीसरा चरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं आगमन प्रतिरूपण। आगमन प्रतिरूपण, इसमें क्या लिखते हैं बेटा, इसमें लिखते हैं यदि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, सेम यही थ्योरी लिखते हैं सब क्वेश्चन में, सत्य है तो यह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, बस ऐसा। ऐसे लिखते हैं बेटा, फिक्स थ्योरी है, थ्योरी सब में फिक्स है, तरीका सब में फिक्स है, यही करना है। आगमन प्रतिरूपण में क्या लिखते हैं, यदि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। और इसमें क्या कर देते हैं, इसमें सिद्ध करते हैं। और आप सब बच्चों को पता है कि जहां पर हम सिद्ध करते हैं उनमें हम दोनों पक्षों को काम में नहीं लेते, एक पक्ष को काम में लेते हैं और उससे दूसरा पक्ष लाकर रख देते हैं, ये तो सिद्ध करना होता है। तो इसमें भी हम एक पक्ष काम में लेंगे, इधर वाले पक्ष में क्या करेंगे, n की जगह पे इस बार क्या रख देना है, k प्लस 1। तो आप इसमें n बराबर n की जगह पे k प्लस 1 रख दें, कितना आएगा देखो, ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। आई थिंक यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि सीधी सी बात है सर, इसमें कुछ खास था नहीं। पहले मूल चरण था, उसमें n बराबर 1 रख दिया, फिर आगमन चरण था जिसमें n बराबर क्या रखना था, k रखना था। मेन इंपॉर्टेंट तीसरा चरण ही होता है। तीसरे चरण में क्या करते हैं, n की जगह पे k प्लस 1 रख दे, रख तो दिया k प्लस 1। अब इंपॉर्टेंट काम करना है, क्या, इससे ठीक पहले वाला जो लास्ट में दे रखा है उससे ठीक पहले वाला पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो 3 से पहले जैसे 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, वैसे k प्लस 1 से पहले कौन आएगा, देखो 3 से पहले 2 मतलब 3 से 1 कम आया, फिर उससे और कम आया, तो k प्लस 1 से कम आएगा, इससे पहले कम आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब था बेटा, प्लस 3 का क्यूब है ना, प्लस डॉट, इससे ठीक पहले वाला पद लिखना है। आपको वैसे नहीं आता तो डायरेक्टली याद रख लेना, इससे ठीक हमेशा लिखना है, इससे ठीक पहले वाला पद लिखना है। और इससे ठीक पहले वाला पद कौन सा होगा, आगमन चरण का अंतिम पद। आगमन चरण का अंतिम पद कौन है, k, तो इससे ठीक पहले वाला पद कौन होगा,
के क्यूब, और आगे इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये हो गया बेटा, समझ गए। इससे ठीक पहले वाला पद लिखना है, और ठीक पहले वाला पद कौन सा होता है? आगमन चरण का अंतिम पद। ये अब सुनो जरा, अब क्या सुनना है? काम की बात। काम की बात क्या है कि यहां से लेकर यहां तक क्या मान आपको पता है क्या? कि सर हाँ, आगमन चरण में इसका मान रखा है। इसका मान किसके बराबर है? इसका मान बराबर है के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर है। ठीक है, और इसकी जगह इसका मान रख दिया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है के प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया? होल स्क्वायर लगाए, उसका मतलब के स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और ये हो गया के प्लस 1 का होल क्यूब बटे में 1। अब बेटा आप लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे कितना आएगा? 4। 4 में 4 का भाग दिए एक बार, 1 को ऊपर वाले से गुणा करें कितना आएगा? के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें भाग दिया 4 बार, 4 को गुणा कर कितना आएगा? 4 के प्लस 1 का होल क्यूब। ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ सकता है कि सर के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ पे बच गया के स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या बन गया? 4 स्क्वायर तो बाहर गया, 1 बच गया, तो के प्लस 1, और बट्टे में कितना आएगा बेटा? बट्टे में 4। यहाँ तक आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। फिर मैं कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन आप कोऑपरेट कर लेना, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर आपके पास हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया उसे बताना। ये बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 4k प्लस 4, और अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में 4, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब देखो जरा, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है? ये क्या है? ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या? k प्लस 2 का, क्योंकि k प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से, है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, k प्लस 2 का होल स्क्वायर आप निकालेंगे तो सूत्र आपने पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कौन है? k, b कौन है? 2, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो कितना आ गया? के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, मतलब के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये क्या है? ये है बेटा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये बराबर है k प्लस 2 के होल स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 4। अब बेटा इसके बाद में आपको क्या करना है? हमें ये कोशिश करनी कि हमारा आंसर जो है उसमें केवल क्या दिखाई दे? हमें k प्लस 1 दिखाई दे। क्यों? क्योंकि हमने k प्लस 1 को ही क्या मान रखा है? n मान रखा है, उसकी जगह हम n रखेंगे, तो हमें k प्लस 1 दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे तो k प्लस 1 दिखाई दे रहा है, इसको भी k प्लस 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे बना सकते हैं ना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में कितना? 4। ठीक है बेटा, ओके। अब इसको ऐसे लिख दें, सब पे स्क्वायर है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। देखो सब पे स्क्वायर है, इस पे तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर लिख देंगे। कितना? k प्लस 1 और k प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक है बेटा, अब आपको पता है k प्लस 1 किसके बराबर है? k प्लस 1 n के बराबर है, तो k प्लस 1 की जगह पे n रख दो। n रखा आपने यहाँ पे, तो ये n, ये भी n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। हम देखो इधर वाला पक्ष लेकर चले थे, इसके अंदर इधर वाला पक्ष लेकर चले थे, क्या इधर वाला पक्ष ले आएगा? तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये, बस इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है मूल चरण, और दूसरा होता है आगमन चरण, और तीसरा होता है आगमन प्रतिरूपण। मूल चरण में कुछ नहीं करना होता, दिए गए कथन में n बराबर 1 आपको रखना होता है, और 1 रखने पर क्या होता है? दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं, तो आप लिख देते हैं जो कि सत्य है। फिर सेकंड होता है बेटा आपके पास आगमन चरण।
आगमन चरण में आपको मानना होता है, इसमें मान लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस मान लेना है कि दिया गया कथन जो है वो n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो इसमें n बराबर क्या रखते हैं, k रखते हैं। जो क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देते हैं, k रख देते हैं। तो आपके पास क्या बन गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब बराबर में k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास आगमन प्रतिरूपण। क्या होता है, आगमन प्रतिरूपण। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम सिद्ध करते हैं, आगमन चरण में तो मान लेते हैं और आगमन प्रतिरूपण में क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। और सिद्ध कैसे करते हैं, इसमें n बराबर हम रखते हैं k+1 रखते हैं, और k+1 रखते हैं इसलिए क्या करेंगे, जैसे ही आपने हमारे, और इसमें सिद्ध कर रहे हैं, और सिद्ध कर रहे हैं इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में से आपको एक पक्ष काम में लेना है। तो एक पक्ष काम में आप लेंगे, इसलिए आपने केवल RHS का LHS काम में लिया, LHS में आपने n की जगह पे क्या रख दिया, k+1। यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये मान लो कि अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जो हमारे पास लास्ट पद है उस पद से ठीक पहले वाला पद लिखना होता है। और वो ठीक पहले वाला पद होता कौन है, वो आगमन चरण का अंतिम पद होता है। इस क्वेश्चन में आगमन चरण का अंतिम पद कौन है, k क्यूब है ना, तो वही क्या होगा, k क्यूब। इससे ठीक पहले वाला पद लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमें 1 क्यूब से लेकर k क्यूब यहां तक का मान पता है, कहां से, आगमन चरण से। तो यहां पर हम इसकी जगह इसका मान लिख देंगे, आगे लिखा है k+1 का क्यूब। फिर आप यहां पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो जो आपको चाहिए है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन बहुत आसान था। एक क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे अपने आप से, अगली क्लास में एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा तो जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। कैच यू ऑन टुमारो।